नमस्कार, स्वागत, सत्कार, आभार सभी दोस्तों का, प्यारे विद्यार्थियों का, भाई बहनों का। तो दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास होने जाने जा रही है। बात कर रहे हैं हम राजस्थान की कला संस्कृति, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, राजस्थान के जो एग्जाम हुए हैं पिछले, उनमें आए हुए क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित हैं, और बाकी के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या आगे के एग्जामों में जो आने वाले क्वेश्चन हैं जिनके चांस बनते हैं, वो क्वेश्चन भी शामिल किए गए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सर्वाधिक दुर्गों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? यानी कि भारत में जितने भी जिले हैं, राज्य हैं, उनमें सबसे ज्यादा किस राज्य में किले हैं, और अपने राजस्थान का कौन सा आता है? मुख्य राजस्थान का पूछा गया है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अपने राजस्थान का कौन सा स्थान आता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, हमारे राजस्थान में लगभग 250 दुर्ग हैं। 250 दुर्ग हैं हमारे राजस्थान में। ठीक है, 250 दुर्ग हमारे राजस्थान में हैं। 250 दुर्ग। अब ये तो हमारे राजस्थान के हो जाते हैं, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा जो दुर्ग हैं, भारत में पहला नंबर आता है वो है आपका MH, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लगभग 350 दुर्ग हैं। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है MP का, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग 300 दुर्ग हैं। और हमारा राजस्थान जो आता है RJ, उसका लगभग 250 दुर्ग माने गए हैं। ठीक है, जिनमें से ज्यादातर तो खंडर स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब इसका याद रखने का सीधा सा तरीका क्या आता है? देखिए, M और HP। ठीक है, H पहले आता है कि P पहले आता है? तो H पहले आता है, इसलिए सबसे ज्यादा किसमें हो गए? MH, यानी कि महाराष्ट्र। फिर आया P, MP में 300, और M के बाद R आता है RJ, यानी कि हमारे राजस्थान का कौन सा नंबर आ जाता है? तीसरा। कौन सा नंबर है? तीसरा। यानी हमारे राजस्थान में लगभग 250 दुर्ग माने गए हैं, और उसमें हमारे पूरे भारत में अगर देखें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान की स्थापत्य कला का पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान की स्थापत्य कला का पितामह किसे कहा जाता है? अब इस हम पितामह को जनक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जनक। या फिर इसी को हम कह देते हैं दुर्गों का निर्माता। क्या कह देते हैं? दुर्गों का निर्माता। ठीक है, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। अब स्थापत्य कला क्या है? यानी कि किले हो गए, महल हो गए, हवेलियां हो गई, छत्रियां हो गई। ठीक है, ये सबसे ज्यादा हमारे राजपूताने में किसने निर्माण कराया है उसकी बारे में बात आ रही है। ठीक है, अकबर है, मिर्जा मानसिंह है, राम मालदेव है, राणा कुंभा है। यानी कि हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा किसने निर्माण कराया है किले, महल, दुर्गों का? अगर बात करें तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है राणा कुंभा। कौन सा है? राणा कुंभा। देखिए, राणा कुंभा मेवाड़ के शासक थे। कहां के शासक हैं? मेवाड़ के। और मेवाड़ में लगभग 84 दुर्ग हैं। कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्ग हैं। और इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया है? अकेले कुंभा ने कराया है। किसने कराया है? अकेले कुंभा ने कराया है। तो स्थापत्य कला का पितामह या जनक किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंभा ने मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण कराया? कुंभा ने मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण कराया? मैं अभी बता रहा था आपको कि मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग हैं। मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग हैं? 84। कितने दुर्ग हैं? 84। और इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया है? कुंभा ने। किसने कराया है? कुंभा ने। ठीक है, तो ऑप्शन है 32, 36, 48, 84। तो देखिए, 36 किलोमीटर की बात करें, ये किलोमीटर में आ जाता है तो कुंभलगढ़ का परकोटा हो जाता है। 84, ये तो मेवाड़ में कुल दुर्ग हैं। मेवाड़ में कुल दुर्ग कितने हैं? 84 कुल दुर्ग। ठीक है, 84 हो जाते हैं। अब बचा क्या आपका? 32। क्या बचा? 32। यानी कि मेवाड़ में कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण कराया है? 32 दुर्गों का निर्माण कराया है। चलिए अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक दुर्गों वाली रियासत कौन सी है? सर्वाधिक दुर्गों वाली रियासत कौन सी है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। सर्वाधिक दुर्गों वाली रियासत के बारे में
तो मेवाड़ है, मारवाड़ है, आमेर है, हाड़ौती है। इन चार रियासतों में से सबसे ज्यादा दुर्ग कौन सी रियासत में है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़। क्या होगा? मेवाड़। क्योंकि मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं। कितने हैं? 84 दुर्ग, जो कि सबसे ज्यादा दुर्गों वाली रियासत है। क्या है? रियासत। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है, सर्वाधिक दुर्ग वाला जिला अगर पूछता है आपसे, जिला, तो जिला अलग हो जाता है। जिला है अपना जयपुर। कौन सा है? जयपुर। यानी कि वर्तमान का जो जयपुर है, उस जिले में, जयपुर जिले में सबसे ज्यादा दुर्ग माने जाते हैं। अगर रियासत पूछता है तो कौन सी हो जाती है? मेवाड़ रियासत हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे नवीन दुर्ग है, सबसे नवीन दुर्ग है बटनेर दुर्ग, मोहनगढ़ दुर्ग, बटनेर दुर्ग, मोहनगढ़ दुर्ग, या फिर आपका लोहागढ़ या चित्तौड़गढ़। देखिए चित्तौड़ तो पुराना पुराना माना जाता है, यानी कि दूसरा पुराना किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। लोहागढ़ को माना जाता है दूसरा नया। क्या माना जाता है? दूसरा नया माना जाता है। बटनेर की अगर बात करें तो ये तो सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन किला माना जाता है। कौन सा? बटनेर दुर्ग। अब बचा कौन सा? मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहां पड़ता है? जैसलमेर में। कहां पड़ता है? जैसलमेर में। ठीक है। जबकि बटनेर की बात करें तो बटनेर का किला कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। लोहागढ़ कहां पड़ता है? भरतपुर में है। लोहागढ़ का किला कहां पर है? भरतपुर में। और चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़ में है। ठीक है। तो अब बचा कौन सा आपका? मोहनगढ़। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनगढ़। मोहनगढ़ किले की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? मोहनगढ़ का किला। मोहनगढ़ का किला कहां बना हुआ है? जैसलमेर में। कहां पर है ये? जैसलमेर में है। ठीक है। अब इस मोहनगढ़ किले के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कराया था 1944 ईस्वी में। कब कराया था? 1944 ईस्वी में। आपके मोहनगढ़ का एक राजा था जिसका नाम था जवाहर सिंह। क्या नाम था? जवाहर सिंह। इस जवाहर सिंह ने इस किले का क्या कराया था? निर्माण कराया था। क्या कराया था? निर्माण। यानी कि हमारे राजपूताने का सबसे नवीन दुर्ग, नया दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़ का किला है, जिसका निर्माण किसने कराया था? महाराजा जवाहर सिंह ने कराया था। कब कराया है? 1944 ईस्वी में कराया है। तो इस 5 का आंसर क्या हो जाएगा? मोहनगढ़। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, चाणक्य व शुक्र नीति के अनुसार क्रमशः दुर्गों के प्रकार हैं। यानी कि चाणक्य नीति की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार बात कर रहे हैं, और शुक्र नीति यानी कि शुक्राचार्य के अनुसार बात कर रहे हैं। के अनुसार क्रम से पूछा गया है दुर्गों का, क्रम से दुर्गों के प्रकार हैं। यानी कि कितने प्रकार के दुर्ग इन्होंने बताए हैं, कितने प्रकार के दुर्ग इन्होंने बताए हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसने? चाणक्य ने और शुक्र नीति में। ठीक है, चाणक्य नीति और शुक्र नीति में कितने कितने प्रकार के दुर्ग हैं। तो देखिए, 4 से चाणक्य और 4 से 4, एक शब्द तो ये कर लेंगे हम। और शुक्र नीति, ना से नीति और ना से 9, यानी कि इसका आंसर है बी। क्या है? बी। चाणक्य नीति में बताए गए हैं आपके, चाणक्य नीति या कौटिल्य नीति भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें दुर्गों के प्रकार बताए गए हैं 4, और आपके शुक्र नीति में दुर्गों का प्रकार बताया गया है 9। कितने बताए गए हैं? शुक्र नीति में 9 प्रकार बताए गए। ठीक है, यानी कि यही 4 दुर्ग हैं, लेकिन शुक्राचार्य ने क्या किया? इन्हीं 4 दुर्गों में 5 दुर्ग और जोड़ दिए गए। 5 प्रकार के दुर्ग और जोड़ दिए तो टोटल मिलाकर के हो जाते हैं 9। यानी कि चाणक्य ने जो दुर्गों के प्रकार बताए हैं उन्हीं में 5 प्रकार और जोड़ दिए। किसने? शुक्राचार्य ने। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चाणक्य के अनुसार 4 और शुक्र नीति के अनुसार 9। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने स्थलों को शामिल किया गया है। अब देखिए, यहां 2 चीज हो जाती हैं। अगर आपसे पूछे, या तो पूछे किला कि राजस्थान के कितने किलों को शामिल किया गया है, और एक पूछे आपसे स्थल। क्या पूछे? स्थल। दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के अगर देखें
पहले यूनेस्को की बात कर लेते हैं। यूनेस्को हमारे राजस्थान में 21 जून 2013 को यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल किए गए। कितने दुर्ग किए गए? 6। 21 जून 2013 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में हमारे राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया था। कितनों को? 6 किलों को शामिल किया गया। दुर्गों की बात आ जाती है तो 6 आ जाती है। इसके अलावा आपके 3 स्थान और हैं, 3 स्थान, जिसमें से एक है आपका केवला देव। कौन सा है? केवला देव। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। ठीक है, इसे शामिल किया गया था आपके 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। दूसरा आ जाता है जंतर मंतर वेधशाला। कौन सी आ जाती है? जंतर मंतर वेधशाला, वेधशाला। और ये कहां पर है? आपके जयपुर में। जंतर मंतर वेधशाला कहां है? जयपुर में। जिसे कब शामिल किया गया? 2010 में। यानी कि केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है वो आपके भरतपुर में है, और इसे कब शामिल किया गया था? 1985 में किया गया। और जंतर मंतर वेधशाला को कब किया गया है शामिल? जंतर मंतर वेधशाला जो कि जयपुर में है, इसे 2010 में किया गया है। और जो अंतिम स्थल शामिल है राजस्थान का, वो है जयपुर शहर का परकोटा। जयपुर शहर का परकोटा, जयपुर शहर का परकोटा कहां पर है? जयपुर में। यानी कि जयपुर के चारों तरफ जो 4 दीवारी बनी हुई है वो जयपुर शहर का परकोटा, उसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 2019 में। कब किया गया? 2019 में। 6 जुलाई 2019 को इसे शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में। तो इस तरीके से हमारे राजस्थान के कुल कितने स्थल शामिल हो जाते हैं इसमें? 9। कितने हो जाते हैं? 9। यानी 6 तो किले हैं, 6। ठीक है, और टोटल अगर स्थल की पूछता है तो कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यूनेस्को कहां की संस्था है? फ्रांस की। कहां की है? ये संस्था का नाम है फ्रांस की, जिसका मुख्यालय बना हुआ है पेरिस में। कहां बना हुआ है? पेरिस में। और 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1946 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी, जिसने हमारे राजस्थान के 21 जून 2013 को 6 किलों को विश्व धरोहर सूची में, या इंग्लिश में बोल देते हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, उसमें शामिल किया था। ठीक है, 6 किलों को। और उसके बाद में 1985 में यह सबसे पहले कर लिया था केवला देव भरतपुर को। जंतर मंतर वेधशाला को 2010 में किया गया था, और जयपुर शहर के परकोटे को 2019 में, अभी हाल पिछले ही कुछ समय पहले इसको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। धानवन दुर्ग कहां बना होता है? धानवन दुर्ग कहां बना होता है? धानवन दुर्ग कहां बना होता है? यानी कि अब ये बात कर रहा है यहां पर दुर्गों के प्रकार की। किसकी बात कर रहा है? दुर्गों के प्रकार की। दुर्गों के प्रकार की बात कर रहा है। ठीक है, अब दुर्गों का एक प्रकार आता है जिसका नाम है धानवन। क्या नाम है? धानवन। अब देखो, धा से धानवन और धा से धूल। धा से धानवन याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। धा से धानवन और धा से धूल, यानी कि वो किला जो धूल में बना हुआ हो। ठीक है, अब धूल, बहुत ज्यादा धूल है, पूरा अंबार लगा हुआ है धूल का, और सबसे ज्यादा धूल या रेत कहां पर रहता है? रेगिस्तान में। कहां पर रहता है? रेगिस्तान में। यानी कि वह किला जो रेगिस्तान में बना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? धानवन। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रेगिस्तान। क्या हो जाएगा? रेगिस्तान। धानवन दुर्ग कहां पर बने हुए होते हैं? रेगिस्तान में बने हुए होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला वही दुर्गों के प्रकार पूछ रहा है। दुर्गों के प्रकार, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, ठीक है, कहलाता है। ऐसा दुर्ग, क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है कहलाता है। यानी कि एक किला बना हुआ है, उसके चारों तरफ गहरी गहरी खाइयां बनी हुई होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, एक आता है एरण। क्या आता है? एरण। एरण जो प्रकार होता है, दुर्गों का प्रकार होता है, इसमें किला जो है वो आपके कटीली झाड़ी वह बड़े बड़े पत्थरों से ढका हुआ रहता है, बड़े बड़े पत्थरों से घिरा हुआ रहता है। वो किला कौन सा कहलाता है? आपका एरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एरण कहलाता है। ठीक है,
अगला आता है ऑप्शन पारिख। क्या आता है? पारिख। अब देखिए खा, पारिख, ख आया तो ख से एक शब्द और बना लेंगे हम, खाई। क्या बना लेंगे? खाई। यानी कि वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई होती है वो क्या कहलाता है? पारिख दुर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिख दुर्ग कहलाता है। पारिद, पारिद यानी कि परिधि। क्या? परिधि। और जो किले के चारों तरफ परिधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? परकोटा या कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? परकोटा। किले के चारों तरफ जो परिधि बनी हुई होती है, ऊंची ऊंची दीवारें बनी रहती हैं किले को सुरक्षित करने के लिए, वो आपका पारिद या परिधि कहलाती है। ठीक है, पारिद या परकोटा कहलाता है। धानवन, धानवन का अभी बताया था मैंने, धूल यानी कि रेगिस्तान में बना हुआ। किसमें बना हुआ? रेगिस्तान में। ठीक है, तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कहलाता है, क्या कहलाएगा आपका? पारिक दुर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पारिक दुर्ग कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 10। 10 के बारे में बात करते हैं। अजय दुर्ग व लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के नाम से प्रसिद्ध। अजय दुर्ग व लोहागढ़ दुर्ग, अजय दुर्ग व लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग किस श्रेणी में आता है? श्रेणी पूछी है। कौन सा? अजय दुर्ग या लोहागढ़ दुर्ग। यानी कि ये किला कहां पर है? आपके भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। ठीक है, अब जो भरतपुर का किला है, भरतपुर का किला, ठीक है, भरतपुर का जो किला है उसके चारों तरफ बनी हुई है खाई। क्या बनी हुई है? खाई बनी हुई है। ठीक है, खाई बनी हुई है चारों तरफ। क्या बनी हुई है? खाई बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से ये किला है आपका। ठीक है, अच्छा, इस किले के चारों तरफ एक खाई बनी हुई है और इस खाई यानी कि एक नहर बनी हुई है और उसे कहते हैं सुजान गंगा। क्या कहते हैं? सुजान गंगा। किले के चारों तरफ बना हुआ है। ठीक है, सुजान गंगा नहर है किले के चारों तरफ। अब इससे ये घिरा हुआ है किला। ठीक है, और ऐसा किला जो खाई से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खाई से घिरा हुआ पारिक दुर्ग। क्या कहते हैं उसको? पारिक दुर्ग कहते हैं, खाई से घिरा हुआ। ये सुजान गंगा नहर जो है, खाई है, इससे घिरा हुआ है आपके भरतपुर का किला। तो इसे 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पारिक दुर्ग। ठीक है, खाई से घिरा हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग है? ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला कहां पर है? चित्तौड़ में है। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़ में। ठीक है, ये चीजें भी आपको ध्यान रखते हुए चलनी है कि जैसे मैंने लिखा है आपका गागरोन, गागरोन का दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में। अब क्वेश्चन तो पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और भी चीजें निकल करके आ रही हैं। ठीक है, जैसे गागरोन का किला कहां हो गया? झालावाड़ में हो गया। ठीक है, मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। सोनारगढ़ का किला कहां पर है? जैसलमेर में। सोनारगढ़ कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला कहां है? चित्तौड़ में ही है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग है? अब धानवन का मतलब क्या हो गया? धूल में बना हुआ, यानी कि रेगिस्तान में बना हुआ। और इनमें से कौन सा किला आपको रेगिस्तान में बना हुआ लगता है? तो देखिए, सबसे ज्यादा रेत कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सोनारगढ़, यानी कि जैसलमेर का किला, उसे हम क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैकलीन केनेडी, ठीक है, इतिहासकार है, जैकलीन केनेडी ने किस दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य या 8वां अजूबा या 8वां आश्चर्य कहा है? किसने? जैकलीन केनेडी ने। ठीक है, किस दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? देखिए, बात करते हैं जयगढ़। जयगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। आमेर का किला भी कहां पर है आपके? जयपुर में। कहां है आमेर का किला? जयपुर में। कुंभलगढ़ का किला कहां पर है? राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। और मेहरानगढ़ का किला कहां पर है आपके? जोधपुर में। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैकलीन कैनेडी ने किस दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? ठीक है, अब देखिए, जो आपका आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा मेहरानगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरानगढ़। बहुत विशाल क्षेत्र में बना हुआ है मेहरानगढ़ का किला। और अगर हम बात करें कि यहाँ इस किले में जो बने हुए महल हैं, ठीक है, महल, वो काफी सारे महल और अलग ही तरीके के महल बने हुए हैं इस मेहरानगढ़ के किले में। ठीक है, कागमुखी बना हुआ है, ये कोये के मुख के समान दिखाई देता है सामने से। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा जब इस किले को ऊपर से देखते हैं तो ये इंडिया के यानी कि भारत के नक्शा के समान, मैप के समान दिखाई देता है। आपका कौन सा? मेहरानगढ़ का किला। ठीक है, ऊपर से दिखाई देने पर। तो जैकलिन केनेडी ने इस दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है। क्या कहा है? विश्व का 8वां आश्चर्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, जल दुर्ग कहां है? जल दुर्ग यानी कि जो जल में बना हो। किसमें बना हो? जल में बना हो। और जो दुर्ग जल में बने हुए होते हैं उनको कहते हैं ओदक दुर्ग। क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग। ठीक है, दुर्गों का प्रकार आता है जल दुर्ग। तो वे किले या दुर्ग जो जल में यानी कि पानी में बने हुए रहते हैं, पानी से घिरे हुए रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जल दुर्ग या ओदक दुर्ग कहते हैं। अब देखते हैं इनमें से जल दुर्ग कहां पर है। क्वेश्चन बड़ा घुमा करके दिया है, जो कि आजकल के क्वेश्चन चल रहे हैं एग्जामों में। ठीक है, सीधा तो पूछता ही नहीं है, तो घुमा करके है। चंबल और बेड़च के संगम पर क्या कोई किला ऐसा है जो चंबल और बेड़च नदी के संगम पर बना हुआ हो? नहीं। ठीक है, पिछौला झील में, तो पिछौला झील में किले नहीं बने हुए, महल बने हुए हैं। पिछौला झील में तो क्या है? महल बने हुए हैं, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। गंभीरी नदी पर, अब गंभीरी नदी पर किले तो बने हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो नदी में बना हुआ हो। ठीक है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। काली सिंध और आहू के संगम पर, हाँ यहां बना हुआ है। काली सिंध नदी और आहू नदी, ठीक है, आहू नदी, ये दोनों नदी जिस स्थान पर आकर के मिलती हैं उस स्थान पर एक किला बना हुआ है, जिसे कहते हैं हम गागरोन का किला। क्या कहते हैं? गागरोन का किला। और गागरोन का किला कहां पर है? झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में ये किला बना हुआ है। ठीक है, इस किले की खास बात क्या है? भारत का एकमात्र ऐसा किला जो बिना किसी नींव के और चट्टान पर बना हो और चारों तरफ से पानी से घिरा हो, वो कौन सा दुर्ग है? गागरोन का दुर्ग है। ठीक है, तो इस किले पर क्या बना हुआ है? यानी कि दो नदियों के संगम पर, जहां दो नदियां आकर के मिलती हैं, वहां पर काली और सिंध आहू नदी के संगम पर बना हुआ है कौन सा किला है? गागरोन का। और गागरोन का किला कहां पर है? झालावाड़ में। तो जल दुर्ग कहां पर है? इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर है। और कौन सा किला हो गया? गागरोन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ दुर्ग है। अब सोनारगढ़ दुर्ग कहां पर है? सबसे पहले तो जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में है सोनारगढ़ का किला या सोनारगढ़ दुर्ग। बात कर रहे हैं, गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग है, धानबंद दुर्ग है, पारिक दुर्ग है। तो देखिए, गिरी दुर्ग की बात करें, मुख्य रूप से इस कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। जल दुर्ग क्या पानी से घिरा हुआ है क्या जैसलमेर में? नहीं, ये भी गलत हो जाता है। धानबंद दुर्ग यानी कि रेगिस्तान में बना हुआ, धूल में बना हुआ। ठीक है, क्या जैसलमेर का किला रेगिस्तान में बना हुआ है? पारिक दुर्ग यानी कि जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई हो। ठीक है, खाइयों से घिरा हो। तो क्या जैसलमेर का किला खाई से घिरा हुआ है? नहीं, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत। और सही आंसर क्या होगा इसका? धानबंद दुर्ग, क्योंकि सोनारगढ़ किस में बना हुआ है? रेगिस्तान में बना हुआ है। क्वेश्चन की भाषा को देखना है मुख्य रूप से, और फिर उसका आंसर आराम से शांति से देखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से किले शामिल किए गए हैं? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से किले शामिल किए गए हैं? ठीक है, चलिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कब किए गए थे? 21 जून 2013 को। कब किए गए थे? 21 जून 2013 को। और हमारे राजस्थान के कितने किले शामिल किए गए थे? 6। कितने? 6 किले पूछता है, कितने शामिल हैं? तो 6। और अगर आपसे पूछे कि कितने स्थल शामिल हैं, तो हो जाते हैं टोटल 9। ठीक है, चलो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से किले शामिल किए गए हैं। अब देखिए, मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको, इसको इन 6 दुर्गों को याद रखने के लिए। सर्दियों का समय चल रहा है, कौन सा चल रहा है? सर्दियों का समय। और सर्दियों के समय में भैया चलती है लंबी लंबी गाजर। क्या चलती है? गाजर। और जब बहुत ज्यादा गाजर काम में ले रहे हो, ठीक है, दे दमादम गाजर ही गाजर चल रही है, तो भैया कुछ समय बाद फिर खट्टा खाने का मन करने लगता है। किसका? खट्टा खाने का। और जब खट्टा होता है सबसे ज्यादा क्या? अचार। ठीक है, क्या होता है? अचार। तो मैं एक लाइन लिखता हूं, एक ट्रिक लिख देता हूं, गाजर का अचार। ठीक है,
गाजर लिए दबा दबा के, तो फिर गाजर का क्या कर लेंगे हम, खट्टा खाएंगे, मन करेगा तो अचार कर लेंगे। ठीक है, तो देखो गा से किले का नाम बनता है गागरोन। क्या बनता है, गागरोन। ठीक है, और गागरोन का किला कहां पर है, झालावाड़ में। कहां पर है, झालावाड़ में। जा से एक किला बनता है जैसलमेर का किला। कौन सा बनता है, जैसलमेर का किला। रा से एक किला बनता है जिसे कहते हैं रणथंभौर का किला। कौन सा है, रणथंभौर का किला। और रणथंभौर का किला कहां पर है, सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, का से एक किला बनता है जिसे कहते हैं हम कुंभलगढ़। क्या कहते हैं, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। ठीक है, अच्छा अब कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद में। चलिए अचार की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं इसको, अचार। ठीक है, अचार। अब देखिए अचार में क्या है, अचार में आ से एक किला बनता है आमेर का किला। कौन सा, आमेर का किला कहां पर है, जयपुर में। और चार से एक नाम बनता है चित्तौड़गढ़। कौन सा बनता है, चित्तौड़ का किला। तो ये 6 किले ऐसे हैं जो कि यूनेस्को द्वारा 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किए गए थे। ठीक है, अब इन 6 किलों के बारे में, अच्छा ये ट्रिक भी याद नहीं रहे तो दूसरी ट्रिक भी है इसके लिए। क्या है, दूसरी ट्रिक। ठीक है, चलो वो भी बता देते हैं आपको। एक दूसरी ट्रिक है, क्या है, एक है गजक और एक है अचार। क्या है, गजक और अचार। ठीक है, गजक और अचार। खट्टा खाया है तो मीठा खाने का भी मन करेगा, या मीठा खाया है तो खट्टा खाने का भी मन करेगा। चलो नाम निकाल के दिखा देते हैं आपके लिए, देखो क्या क्या नाम निकल के आते हैं। गा से एक किला बनता है, गा से एक किला बनता है गागरोन का किला। कौन सा, गागरोन का किला। और गागरोन किला कहां पर है, झालावाड़ में। जा से एक किला बनता है जैसलमेर। कौन सा बनता है, जैसलमेर। ठीक है, का से एक किला बनता है कुंभलगढ़। कौन सा बना, कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में। आ से एक किला बनता है आमेर। कौन सा बना है, आमेर, जयपुर में है। चा से एक किला बना है चित्तौड़गढ़ का। कौन सा, चित्तौड़गढ़ का। और रा से एक किला बना है रणथंभौर का। और रणथंभौर कहां पर है, सवाई माधोपुर में। ठीक है, अब जिसमें जो ट्रिक आपको अच्छी लगे उसे आप याद रख लेना है। इस वाली की गजक और अचार 6 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 6। और हर एक अक्षर से एक नाम निकल करके आ रहा है। और इधर कौन सी है, गाजर का अचार। यहां पर 7 अक्षर हैं लेकिन नाम कितने निकल के आ रहे हैं, इससे 6। ठीक है, तो जो अच्छी लगे वो आप रख सकते हैं। अब 6 किलों के नाम आपको पता चल गया। अब यहां देखते हैं, अच्छा दूसरी चीज क्या देखनी है हमें इसमें, कि इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इस तरीके के बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बड़े कंफ्यूज हो अच्छा ये वाला ठीक है, दूसरा फॉर्मेट है। चलो इसमें देखो आगे क्या क्या नाम निकल के आ रहे हैं, कि जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला शामिल है क्या, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, जैसलमेर का किला ये शामिल है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला शामिल है। ठीक है, कुंभलगढ़ का किला ये भी शामिल है। जयगढ़ का किला ये शामिल नहीं है। ठीक है, गागरोन का किला ये भी शामिल है। ठीक है, मेहरानगढ़ का किला ये आपके शामिल नहीं है। अब कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। 1 2 3 5, 1 2 3 5। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है, ब्रिटिश पुरातत्व दूत यानी कि इंग्लैंड वाला है, ब्रिटिश वाला है, सर ह्यूज केसर ने, सर ह्यूज केसर ने, ये दूत है विदेशी, सर ह्यूज केसर ने किस किले को भीम का जहाज के समान कहा है। यानी कि भीम का जहाज यानी बहुत विशाल जहाज के समान किस किले को ब्रिटिश पुरातत्व दूत सर ह्यूज केसर ने कहा है। ठीक है, किसके समान, भीम का जहाज के समान। कुंभलगढ़ का किला कहां पर है, राजसमंद में। भाई बड़ा तो बहुत बना हुआ है कुंभलगढ़ का किला। ठीक है, रणथंभौर का किला कहां पर है, सवाई माधोपुर में, ये भी बहुत बड़ा किला बना हुआ है। ठीक है, अच्छा जैसलमेर का किला जैसलमेर में है, चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ में है। तो जैसलमेर का किला भी खूब विशाल बना हुआ है रेगिस्तान में। और चित्तौड़गढ़ का किला यानी कि अगर हम बात करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है,
तो वो है अपना चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ इतना बड़ा है तभी तो इसे भीम का जहाज के समान कहा जाता है। किसके समान? भीम का जहाज के समान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब ये चीज कैसे भी पूछ सकता है कि भीम का जहाज के समान चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किसने कहा है? तो सर हुयूज केसर ने कहा है। किसने? सर हुयूज केसर ने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा आ जाता है? 17। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला आक्रमण, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला आक्रमण अफगानिस्तान के मामू ने किसके शासनकाल में किया था? तो देखो अफगानिस्तान से आक्रमण हुआ है और किसने किया है? मामू ने, मामू खान ने किया है। किसके शासनकाल में? तो मामू के शासनकाल की अगर बात करें, मामू जब आया था तो बप्पा रावल का उस समय नहीं था। रावल जैत्र सिंह, जैत चित्र इत्रभूत ये वाला भी नहीं था। रावल रतन सिंह ये तो भाई अलग आ जाता है 1303। रावल खुमार, बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा है? रावल खुमार। यानी कि अफगानिस्तान के मामू ने चित्तौड़ पर 8वीं सदी में आक्रमण किया था। सबसे पहला आक्रमण हुआ है चित्तौड़ पर 8वीं सदी में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला 18 कौन सा आ जाता है? 18 क्वेश्चन नंबर आ जाता है। माधवेंद्र भवन और स्कल्पचर पार्क किस दुर्ग में स्थित हैं? अब देखिए ये क्वेश्चन दोनों जगह से उठ करके आ जाता है। दुर्ग का पूछ लिया और इसमें मुख्य रूप से महल का नाम दे रखा है। ठीक है, माधवेंद्र भवन ये क्या बना हुआ है? एक महल है। क्या है? महल। और स्कल्पचर पार्क ये होती हैं मूर्तियां। क्या होती हैं ये? मूर्तियां। विशेष आकृति वाली जो मूर्तियां होती हैं, क्या होती हैं? विशेष आकृति वाली। ठीक है, विशेष आकृति, विशेष आकृति की जो डिजाइन बनी हुई होती हैं या दीवारों पर जो मूर्तियां बना देते हैं, चित्र बना देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्कल्पचर पार्क कह देते हैं। अब माधवेंद्र भवन और स्कल्पचर पार्क किस दुर्ग में स्थित है? बटनेर, हनुमानगढ़, भटनेर का जो किला है हनुमानगढ़ में है। नाहरगढ़ का किला कहां पर है? आपके जयपुर में है, जयपुर। मेहरानगढ़ कहां पर है? जोधपुर। और जयगढ़ भी कहां पर है? जयपुर। अब इनमें से किस किले में बने हुए हैं? देखिए जयपुर का एक राजा हुआ था सवाई माधो सिंह। कौन हुआ था? सवाई माधो सिंह। और माधो सिंह भी दो हुए हैं जयपुर में। हम बात कर रहे हैं माधो सिंह सेकंड की। किसकी बात कर रहे हैं? माधो सिंह सेकंड की बात कर रहे हैं। सवाई माधो सिंह सेकंड की 9 पासवान थी। कितनी पासवान थी? 9 पासवान थी। और सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था। कैसे? एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया था। और ये महलों का निर्माण कहां पर कराया इसने? नाहरगढ़ में। कहां पर कराया? नाहरगढ़ में। आपने कपिल शर्मा वाली मूवी देखी होगी, किस किस को प्यार करूं। वो बंदा जब करवा चौथ पर वो अपना चांद और अपने चांदों को दिखा रहा होता है, अपना चेहरा दिखा रहा होता है, तो उस टाइम पर वो क्या करता है कि सभी को एक साथ, तीनों की तीनों जो उसकी पत्नियां हैं, 3 या 4 जो हैं, वो एक साथ उसके चेहरे को देख लें, इसलिए वो सामने वाली बिल्डिंग पर जाकर के खड़ा हो जाता है। ठीक है, दिमाग तो बड़ा लगाया था उसने, लेकिन ये अब लगाया, हमारे राजा महाराजा इन दिमागों को बहुत पहले लगा चुके हैं। माधो सिंह की 9 पासवान थी और 9 को टूट टूट करके बराबर प्यार किया करता था। कौन? माधो सिंह। अब माधो सिंह यही था, माधो सिंह की जो 9 पासवान थी उनका एक ही था कि भाई जब भी तू दिखाई दे हम सभी को एक साथ में दिखना चाहिए। ठीक है, या तू हम पर एक साथ नजर रख सके, इस तरीके से महलों का निर्माण करा। तो कहते हैं कि 9 महलों के पास में ही माधो सिंह का भी एक महल बना हुआ है और इस महल में से ही माधो सिंह अपनी 9 पासवानों को एक साथ, यानी कि उनके द्वार पर खड़े हुए, झरोके में खड़े हुए उनको देख सकता था। 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बने हुए हैं और वो कौन से किले में है? आपके नाहरगढ़ के किले में। कहां पर? नाहरगढ़ के किले। और नाहरगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर में। तो माधवेंद्र भवन और स्कल्पचर पार्क किस दुर्ग में स्थित है? नाहरगढ़ में। अब इसी 9 महलों को ही हम क्या कहते हैं? माधवेंद्र भवन। इन्हीं 9 महलों को हम क्या कहते हैं? माधवेंद्र भवन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ को किसने लोक जीवन का रंगमंच कहा है? अब चित्तौड़गढ़ किले के कई सारे नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके चित्तौड़गढ़ किले के कई सारे उपनाम हैं। अब सॉरी,
चित्तौड़गढ़ किले में जो विजय स्तंभ बना हुआ है, विजय स्तंभ को कई सारे नामों से जाना जाता है। मूर्तियों का अजायब घर कह देते हैं, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का विश्वकोश कह देते हैं, ठीक है, मूर्तियों का शब्दकोश कह देते हैं, इसे कई सारे नामों से जाना जाता है। विक्ट्री टावर भी इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पूछा है लोक जीवन का रंगमंच कहाँ है, यानी कि चित्तौड़गढ़ किले में जो विजय स्तंभ बना हुआ है जिसका निर्माण राणा कुंभा ने कराया था, उसे किसने लोक जीवन का रंगमंच कहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। लोक जीवन का रंगमंच, ठीक है, लोक जीवन का रंगमंच डॉक्टर श्यामनाथ, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, श्यामल दास ने तो विजय स्तंभ के बारे में कुछ नहीं कहा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, इसने भी कुछ नहीं कहा, विजय स्तंभ के बारे में कुछ नहीं कहा है। उपेंद्र नाथ ने विजय स्तंभ को कहा, एक नाम दिया है विष्णु ध्वजगढ़। क्या नाम दिया है? विष्णु ध्वजगढ़। क्योंकि देखो, जो चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ बना हुआ है जिसका निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। किसने कराया था? कुंभा ने, राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। राणा कुंभा ने कब कराया था? 1440 से लेकर के और 48 तक, ठीक है। सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, जो कि युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में, इसके 3 वर्ष बाद इसने निर्माण शुरू करा दिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। अब इस इस विजय स्तंभ को, किसको? विजय स्तंभ को उपेंद्रनाथ, इतिहासकार है उपेंद्रनाथ, उन्होंने कहा है इसको विष्णु ध्वजगढ़। क्यों कहा है? उसका रीजन है क्योंकि मेवाड़ के जो शासक हैं वो अपना जो कुल देवता मानते हैं वो किसको? एकलिंग जी को, ठीक है। कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में मंदिर बना हुआ है एकलिंग जी का, महादेव का, उनको अपना कुल देवता मानते हैं। लेकिन जो कुंभा है ये कुल देवता तो एकलिंग जी को ही मानता था, लेकिन सबसे ज्यादा पूजा करता था भगवान विष्णु की। किसकी पूजा करता था? भगवान विष्णु की। और इस विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है उस पर लगी हुई है भगवान विष्णु की मूर्ति। किसकी मूर्ति लगी हुई है? भगवान विष्णु की मूर्ति। सबसे ऊपर इसने 9वीं मंजिल पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगवाई थी। इसी कारण उपेंद्र नाथ ने इसको किस नाम से पुकारा है? विष्णु ध्वजगढ़ से बात पुकारा है। अब बात आ जाती है लोक जीवन का रंगमंच। तो देखो, श्यामल दास ने कुछ कहा ही नहीं है विजय स्तंभ के बारे में, चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा है लेकिन विजय स्तंभ के बारे में नहीं कहा। और गौरी शंकर ओझा ने भी कुछ नहीं कहा। अब बचा कौन? गोपीनाथ शर्मा, यानी कि हमारे जो इतिहासकार हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ को किस नाम से पुकारा है? लोक जीवन का रंगमंच के नाम से पुकारा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, चलो देखो भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में। दिल्ली की कुतुब मीनार, ठीक है, दिल्ली की कुतुब मीनार, अच्छा कुतुब मीनार, कई बार तो कुतिया बीमार भी बोल देते हैं इसको। तो दिल्ली में बनी हुई है कुतुब मीनार, भले ही ऊंची हो लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। उक्त कथन किसका है? ठीक है, देखें एक बार, दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो, बहुत ऊंची है, बिल्कुल मानी जाती है, लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी, और भाई विजय स्तंभ की तो कारीगरी क्या ही कहें, ठीक है, डमरू के समान बना हुआ है, जैसे भगवान शिव का डमरू डुम 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 उस तरीके का बना हुआ है। हमारे राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, बीकानेर शिक्षा विभाग का प्रतीक चिन्ह है, अंबुजा सीमेंट वालों ने भी वो प्रतीक चिन्ह अपना लोगो बना रखा है उसको, ठीक है, 9 मंजिल का बना हुआ है। चलो इसके बारे में बात कर रहे हूं, पूरा का पूरा मूर्तियों से घिरा हुआ है, सिर्फ एक 8वीं मंजिल को छोड़ करके, ठीक है। चलो, तो कारीगरी के बारे में यहां यह कथन किसने कहा है कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। उक्त कथन किसका है? तो डॉक्टर गोटस ने, भैया इन्होंने तो इसको शब्दकोश कहा है। फर्ग्यूसन का? नहीं भाई, फर्ग्यूसन ने भी नहीं कहा। अबुल फजल तो कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। अब बचा कौन? अपने घोड़े वाले बाबा, कौन? हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता का जनक जिसे कहता है कर्नल जेम्स टॉड। कौन भैया? कर्नल जेम्स टॉड। ये ताऊ इतना खतरनाक था कि जब देखो जब कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, और राजस्थान में रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल एजेंट बन करके रहता है मेवाड़ में, तो पूरे राजपूताने में घूमा है। अब राजपूताने में जो कुछ भी इसे दिखाई दिया उसके बारे में कुछ ना कुछ उसने बोला ही, और कुल मिलाकर के आपके लिए क्वेश्चन बढ़ा दिए इसने। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। तो दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। उक्त कथन किसका है? कर्नल जेम्स टॉड का है, जिसे हम हमारे राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर अगला 21 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के शिल्पकार हैं। भाई ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पूरा नाम पढ़ना है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के शिल्पकार हैं। अब देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ में। कहां बना हुआ है, चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ का जो किला है। अब चित्तौड़गढ़ के किले में भी कहां बना हुआ है ये, विजय स्तंभ पर। कहां बना हुआ है, विजय स्तंभ पर। अब ध्यान देना चित्तौड़गढ़ के किले में ही एक चीज और बनी हुई है जिसे कहते हैं हम कीर्ति स्तंभ। क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ, या इसी को हम कहते हैं जैन कीर्ति स्तंभ। क्या कहते हैं, जैन कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं इसको, या फिर इसे हम और किस नाम से जानते हैं, आदिनाथ स्मारक। क्या कहते हैं इसको, आदिनाथ स्मारक, आदिनाथ स्मारक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो आपके धर्मक शाह यानी कि जीजा शाह ने इसका निर्माण कराया था, जैन व्यापारी जीजा शाह ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। ये तो जो है आदिनाथ स्मारक यानी भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जैनों के जो वो है आपके भगवान आदिनाथ, ठीक है, तीर्थकर हैं, उनके लिए समर्पित है ये तो बना हुआ है 7 मंजिल का। कितने मंजिल का, 7 मंजिल का बना हुआ है, ठीक है। शब्द क्या लिखे हुए हैं, कीर्ति स्तंभ, और यहां क्या लिखा हुआ है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्ति जुड़ गया है इसमें, क्या जुड़ गया है, प्रशस्ति। अब प्रशस्ति का अर्थ होता है पत्थर पर लिखा हुआ। किस पर लिखा हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ। अब यहां कीर्ति स्तंभ पर पत्थर पर कहां लिखा हुआ है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए भैया जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ना, ये है आपके विजय स्तंभ पर। कहां पर है, चलो इधर ही लिखा हुआ है, तो विजय स्तंभ पर है। कहां है ये, विजय स्तंभ पर। और विजय स्तंभ की आपकी 9वीं मंजिल, कौन सी मंजिल, 9वीं मंजिल, और इसी 9वीं मंजिल पर आपकी क्या लगी हुई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है। अब यह समझ में आ गया कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां पर है और कीर्ति स्तंभ कहां पर है। दोनों है चित्तौड़ में ही, लेकिन ये वाली विजय स्तंभ पर लगी हुई है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन क्या है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के शिल्पकार हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के शिल्पकार हैं जैता है, नापा पूंजा है, मंडन है, अत्रि महेश है। इनमें से कौन सा है भाई, तो देखो जैता, नापा, पामा, पूंजा, ये तो हैं आपके विजय स्तंभ के, किसके, विजय स्तंभ के शिल्पकार, विजय स्तंभ के शिल्पकार, ठीक है। और एक और नाम है इसमें जैता, नापा, पामा, और क्या नाम है एक, पामा या पूमा भी कह देते हैं, ठीक है। पामा और पूंजा, जैता, नापा, पामा, पूंजा, ये तो है विजय स्तंभ। जो पूरा का पूरा 9 मंजिल का विजय स्तंभ बनाया है उसका स्ट्रक्चर तैयार किया है किसने, जैता, नापा, पामा, पूंजा ने, ठीक है। अब बचा मंडन। मंडन का तो भाई इससे संबंध नहीं है, विजय स्तंभ से संबंध नहीं है, ठीक है। कुंभा के समय हुआ करता था ये शिल्पकार, लेकिन इससे संबंध नहीं है इसका विजय स्तंभ से, ठीक है। अब कौन बचा है आपका, अत्रि और महेश। कौन बचा है, अत्रि और महेश। अत्रि महेश आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के क्या हैं, शिल्पकार हैं। क्या हैं, शिल्पकार। अत्रि का बेटा है महेश भट्ट। अत्रि भट्ट का बेटा कौन है, महेश भट्ट। वो महेश भट्ट वो वाला अलग है, आजकल वाला आलिया भट्ट वाला ये अलग है महेश, ठीक है। तो इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन्हें कह देते हैं हम कभी जभी, अभी कभी। क्या कह देते हैं, अभी कभी के नाम से भी जानते हैं। दोनों बाप बेटे हैं, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट, ठीक है। चलिए तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि अत्रि और महेश। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, मेवाड़ में यदि किसी ने हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ को देख लिया तो समझो उसने सब कुछ देख लिया। किसको देख लिया, हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ को। कहां पे, मेवाड़ में। मेवाड़ में यदि किसी ने हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ को देख लिया तो समझो उसने सब कुछ देख लिया, और यदि इन्हें नहीं देखा तो सब कुछ देखने के बाद भी उसने कुछ नहीं देखा। यह कथन किसका है, ठीक है। श्याम नारायण पांडे का। भाई देखो श्याम नारायण पांडे का तो नहीं है, श्याम नारायण पांडे का तो कवि राजा श्यामल दास श्याम नारायण पांडे ने तो इसके लिए अलग ही नाम दिया है। उन्होंने एक दोहा बोला है इसके लिए, ठीक है। जब श्याम नारायण पांडे इसको देखने के लिए गए थे तो उस समय उन्होंने एक दोहा बोला था
कि जब इनसे पूछा गया था कि इधर प्रयाग ना गंगा सागर ना रामेश्वर काशी, किधर है तीर्थ तुम्हारा तुम किधर चले सन्यासी। ठीक है, तो श्याम नारायण पांडे ने वापस पलट कर जवाब दिया है कि मुझे ना जाना गंगा सागर और ना रामेश्वर काशी, मुझे ना जाना गंगा सागर और ना रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। तो वो वाला कथन किसका है भैया, श्याम नारायण पांडे का। कर्नल जेम्स टोड, भैया कर्नल जेम्स टोड ने तो ये बिल्कुल नहीं बोला है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इन्होंने भी नहीं बोला है। ठीक है, अब बचा कौन, यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार ने चित्तौड़गढ़ और हल्दी घाटी युद्ध, जो हल्दी घाटी है उसके दोनों के बारे में कहा है क्या, कि मेवाड़ में यदि किसी ने हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ को देख लिया तो समझो उसने सब कुछ देख लिया, और यदि इन्हें नहीं देखा तो सब कुछ देखने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं देखा। ये किसने कहा है, यदुनाथ सरकार ने कहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, 23वां। किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है। ठीक है, नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था यानी कि बहुत ही मजबूत किला। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर किसने भैया, अबुल फजल ने। अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है। अब अन्य दुर्ग नंगे का मतलब ये नहीं है कि बाकी के नंगे हैं और इसने भाई जीन्स पहन रखा हो या फिर कोई पेटीकोट पहन रखा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कौन कौन से की बात कर रहा है, रणथंभौर का किला कहां पर है, सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर में है रणथंभौर का किला। चित्तौड़ का चित्तौड़ में। जालोर दुर्ग ये आपका जालोर में है। कुंभलगढ़ कहां पर है, राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन निकाल लेते हैं कि भाई किस किले के बारे में कहा गया है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है। तो आपका आंसर सही हो जाता है ए, यानी कि रणथंभौर, क्योंकि रणथंभौर का जो किला है वो रण एवं थंब पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पर, रण एवं थंब पहाड़ी पर बना हुआ है। और इसके अलावा ये चारों तरफ से जो किला है 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसी कारण इसको कहा जाता है बख्तरबंद। देखो भाई, आर्मी की गाड़ी होती है बख्तरबंद, जिस पर कोई गोली चलाए या हैंड ग्रेनेड फेंक दे, ठीक है, तो उसका असर नहीं होता है उस पर। ठीक है, तो ऐसा ही किला कौन सा है अपना, रणथंभौर का किला, क्योंकि ये चारों तरफ से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी कि पहाड़ियों से सुरक्षित है। अब दुश्मन की सेना आएगी तो पहाड़ी पे कैसे चढ़ेगी, तोप लेकर के कैसे चढ़ेगी उधर। ठीक है, सेना वैसे भी कैसे चढ़ेगी, तो इसी कारण इसको क्या कहा गया है, बख्तरबंद कहा गया है। ठीक है, रणथंभौर के किले को, जो कि आपका सवाई माधोपुर में है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 24, 24 नंबर। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ, रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ। रणथंभौर दुर्ग कहां पर है, सवाई माधोपुर में। पतन, ठीक है, कब हुआ, 11 जुलाई 1311, 11 जुलाई 1308, 11 जुलाई 1306 और 11 जुलाई 1301। देखिए इसका आंसर तो सही होगा कौन सा, डी, यानी 11 जुलाई 1301 को इस दुर्ग का क्या हुआ था, पतन। अब बात करते हैं कैसे हुआ था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था आपके रणथंभौर पर आक्रमण। कब किया था, 11 जुलाई 1301 को, 11 जुलाई 1301 को किया था यहां पर। ठीक है, और इस समय रणथंभौर का जो शासक था, रणथंभौर का जो शासक था, यानी कि यहां इस समय क्या हुआ था, साका। क्या हुआ था, साका। और साका 2 चीजों से मिला है। रणथंभौर का जो शासक है इस समय वो कौन है, जिसने केसरिया, यानी कि साका किससे बना होता है, केसरिया और जौहर से। किससे बना हुआ होता है, केसरिया और जौहर, दोनों को मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, साका कह देते हैं। अब क्या हुआ कि 11 जुलाई 1301 को इस रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी आ गया अपनी दुश्मन अपनी सेना लेकर के। ठीक है, और यहां का एक शासक था जिसका नाम था हमीर देव चौहान। क्या नाम है, हमीर देव चौहान। और इस हमीर देव चौहान पर कर दिया इसने आक्रमण। अब काफी लंबे समय तक घेराबंदी चली। जब हमीर देव चौहान को लगा कि हम भाई अब तो लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, तो हमीर देव चौहान अपने किले के दरवाजे खोल करके और दुश्मन की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर जो केसरिया हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, हमीर देव चौहान के नेतृत्व में हुआ था। इसके अलावा हमीर देव चौहान की जो पत्नी है उसने किया था जौहर, और इसकी पत्नी का नाम है रानी रंगदे या रंगदेवी। ठीक है, और एक इसकी पुत्री थी जिसका नाम है नेतल दे।
क्या नाम है, नेतल दे या पद्मा भी कहते हैं इसको। इन दोनों ने किया था जल जौहर। क्या किया था, जल जौहर किया था। और वो एक तालाब है जिसका नाम है पद्मला तालाब। क्या नाम है, पद्मला तालाब। 4487 महिलाओं ने, राजकुमारियों ने, दासियों ने इस पद्मला तालाब में कूद करके अपनी जान दी थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए। और यही किया था क्या, जौहर। और ये राजस्थान का एकमात्र जल जौहर है। कैसा है, एकमात्र जल जौहर। इसके बाद में जो जल जौहर है वो बंद हो गए थे और फिर हुए थे अग्नि जौहर शुरू। ठीक है, तो राजस्थान के पहले शाखा कब हुआ, 11 जुलाई 1301 को। और यहीं पर हम्मीरदेव के साथ में ही चौहानों की जो शाखा था, चौहानों का जो वंश था, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी कारण कहते हैं कि रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हो गया था, हम्मीरदेव के साथ ही, यानी कि 11 जुलाई 1301 को हो गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहानों द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, तो चौहानों द्वारा बनवाया गया। सबसे बात क्या है, अलाउद्दीन ने तो कई जगह आक्रमण किए, लेकिन ऐसे किले के बारे में पूछ रहा है जिसका निर्माण किसने कराया हो, चौहानों ने तो करवाया हो। ठीक है, जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। आमेर का किला कहां पर है, जयपुर में है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में। चित्तौड़गढ़ में। मेहरानगढ़ जोधपुर में। ठीक है, तो देखो भाई, मेहरानगढ़ पर तो कोई आक्रमण किया ही नहीं है इसने। चित्तौड़गढ़ पर किया है अलाउद्दीन खिलजी ने, बिल्कुल सही बात है। लेकिन चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था, चित्रांग मौर्य ने कराया था। ठीक है, 7वीं सदी में। रणथंभौर का किला, आमेर का किला, आमेर के किला, यानी कि यहां पर अलाउद्दीन ने कोई आक्रमण ही नहीं किया था। ठीक है, अब बचा कौन, रणथंभौर का किला। तो यही आपका आंसर हो जाता है। रणथंभौर का किला कहां पर है आपके, सवाई माधोपुर में। कहां पर है, सवाई माधोपुर में। अब इसके निर्माणकर्ताओं के बारे में अलग अलग बात आती है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि एक रणथान देव चौहान नाम का एक शासक हुआ था और उसने 944 ईस्वी में इस किले का क्या कराया था, निर्माण कराया था। कौन से किले का, आपके रणथंभौर के किले का। तो आंसर सही क्या हो जाएगा, रणथंभौर किला सवाई माधोपुर। क्वेश्चन नंबर 25। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं। 26, त्रिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार, यह कथन किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। त्रिया तेल, ये लो भाई, त्रिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार। त्रिया तेल यानी कि औरत पर दोबारा तेल नहीं चढ़ता है। हल्दी या जो तेल होती है, लड़की पर एक बार हल्दी तेल लग जाता है तो उसी के बाद उसे विवाहित मान लिया जाता है। ठीक है, सिर्फ एक बार ही लगती है, दोबारा नहीं लगती। अगर दोबारा भी किसी की शादी करनी होती है ना, पति खत्म हो गया है या जो भी हो कारण, अगर दोबारा शादी करते हैं तो उसको हल्दी तेल दोबारा नहीं लगाते। ये रस्म सिर्फ जीवन में एक ही बार होती है। ठीक है, तो त्रिया तेल हमीरहट, और एक भैया हमीरहट, जो एक बार अगर उसने सोच ली ना कि यह काम करना है तो किसी के बाप में दम नहीं है जो रोक जाए फिर उसको। ठीक है, इसी कारण हमीरहट चढ़े ना दूजी बार। ठीक है, यानी कि ये चीजें दोबारा नहीं चढ़ती हैं। एक बार हमीर को ने सोच लिया फिर उसे कोई बदल नहीं सकता। हमीरदेव चौहान के बारे में बात हो रही है। यह कथन किस दुर्ग के शासक के बारे में कहा जाता है। अब देखो भाई, हमीरहट यानी कि हमीरदेव चौहान के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, हमीरदेव चौहान के बारे में बात हो रही है। और हमीरदेव चौहान कहां का शासक था, रणथंभौर का। कहां का था, रणथंभौर का। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 26A रणथंभौर। ठीक है, और रणथंभौर कहां पर है, सवाई माधोपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 27वां। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का प्रारंभिक नाम क्या था। ठीक है, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर दुर्ग का प्रारंभिक नाम क्या था। तो भाई देखो, हमीर रासो ये ग्रंथ है जिसमें चौहानों के बारे में उल्लेख मिलता है। हमीरदेव चौहान के बारे में भी उल्लेख मिलता है इसमें, और इसको लिखा था जोधराज ने। किसने लिखा था, जोधराज ने लिखा था इसको। ठीक है, जोधराज ने लिखा था इसको। और कौन सी भाषा में लिखा था, अहीरवाटी भाषा में। कौन सी भाषा में, अहीरवाटी भाषा में लिखा था। और अहीरवाटी भाषा को हम राठी भाषा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, राठी भाषा भी कह देते हैं। तो हमीर रासो जो ग्रंथ है वो जोधराज ने लिखा है।
अहीर वाटी या राठी भाषा में लिखा है, जिसमें हम्मीर देव चौहान के बारे में उल्लेख मिलता है। अब इस दुर्ग में इसने रणथंभौर दुर्ग का प्रारंभिक नाम क्या बताया है? रणस्तंभपुर, रणदेवपुर, रणथनपुर, रणथंभूरा। ठीक है भाई, ये भी नहीं है, रणथनपुर नहीं है, रणदेवपुर नहीं है, रणस्तंभपुर ये नाम बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभिक नाम क्या माना जाता है? रणस्तंभपुर माना जाता है। और दूसरे इतिहासकारों ने इसको रंतेपुर भी बोला है। क्या बोला है? रंतेपुर। ठीक है, लेकिन हम्मीर देव जोधराज के अनुसार इसका प्रारंभिक नाम क्या है? रणस्तंभपुर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन 28, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा, नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी प्रवेश द्वार यानी कि मुख्य प्रवेश द्वार की बात हो रही है। और नौलखा दरवाजा, नौलखा दरवाजा चित्तौड़गढ़ का नहीं साहब, चित्तौड़गढ़ के किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, उसका नाम तो है पांडनपोल। क्या नाम है? पांडनपोल। ठीक है, इसका तो नहीं है। सिवाना का, इसका भी नहीं है। जालोर का, जालोर का तो भाई है आपके सूरजपोल। क्या नाम है? सूरजपोल। ठीक है, रणथंभौर, अब बचा तो यही। ठीक है, सिवाना का तो है ही नहीं है। अच्छा, रणथंभौर का है, बिल्कुल सही बात है। और रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला बना हुआ है। और इसी किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसी को हम क्या कहते हैं? नौलखा दरवाजा कहते हैं। हाथी दरवाजा है, अंधेरा दरवाजा है, ठीक है, कई सारे हैं, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है आपका? नौलखा दरवाजा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 29, रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? अब भैया देखो, रणथंभौर के दुर्ग में तो कई सारे मंदिर बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा अद्भुत मंदिर जहां गणेश जी के 3 आंखें हैं। गणेश जी की कितनी आंखें हैं? 3। और बाकी अगर देखें तो 3 आंखें तो किसकी हैं? भगवान शिव की, यानी कि पापा जी की हैं। गणेश जी के जो पप्पा हैं उनकी 3 आंखें हैं, लेकिन यहाँ पप्पा तो पप्पा, बेटा की भी कितनी आंखें हैं? 3। और इसी कारण 3 आंखों के मंदिर, 3 आंखों की मूर्ति लगी हुई है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। अब ये पुराना बहुत प्राचीन मंदिर है। जब आप इस मंदिर में जाओगे तो यहाँ जो त्रिनेत्र जी की मूर्ति देखोगे, मंदिर छोटा सा बना हुआ है, कोई विशाल मंदिर नहीं है, ठीक है, लेकिन छोटी सी मूर्ति है, ठीक है, छोटा सा मंदिर बना हुआ है, दर्शन भी बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं इसके। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, और ये कहां पर है? आपके रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में बना हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? क्या पूछ रहा है? किस दुर्ग को धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? बटनेर नहीं है, गागरोन नहीं है, रणथंभौर नहीं है, चौमुहागढ़ बिल्कुल सही है। चौमुहागढ़ बिल्कुल सही है। ये आपका जो किला है धारगढ़, हम इसे रघुनाथगढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रघुनाथगढ़ भी कहते हैं इसको, ठीक है। और क्या कहते हैं इसे? हम चौमुहागढ़ भी कहते हैं। चौमुहागढ़ भी इसे कहा जाता है। और ये जो आपका किला है ये कहाँ बना हुआ है? चौमू जयपुर में बना हुआ है। कहां पर है? चौमू जयपुर में बना हुआ है, ठीक है, चौमू जयपुर में है, जिसे हम धारगढ़ या रघुनाथगढ़ या चौमुहागढ़ कहते हैं। अब इसे चौमुहागढ़ क्यों नाम पड़ गया? क्योंकि भैया इसके जो मुंह है ना वो चारों तरफ हैं। कैसे हैं? चारों तरफ इसके किले, यानी कि किले के द्वार बने हुए हैं, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं? चौमुहागढ़ कह देते हैं, ठीक है। चौमुहागढ़ के अगर निर्माण की बात करें कि भैया इसका निर्माण किसने कराया, निर्माण तो इसका कराया था महाराजा कर्ण सिंह ने। किसने कराया था? महाराजा कर्ण सिंह ने कराया है। कर्ण सिंह, महाराजा कर्ण सिंह ने इसका निर्माण कराया था। कब कराया है? 1595 में शुरू कराया और 97 यानी कि 97 में जाकर के इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बटनेर दुर्ग का निर्माता कौन है? राजा हनु, राजा हनु, राजा मान, राजा भूपत, राजा भट्टाचार्य, ठीक है। इसका निर्माता है
भाटी राजा भूपत। कौन है भैया? भाटी राजा भूपत। अब एक किंवदंती के अनुसार इस भटनेर दुर्ग का निर्माण भगवान कृष्ण की, किसकी भैया? भगवान कृष्ण की 90वीं पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? 90वीं पीढ़ी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था भाटी राजा भूपत। क्या नाम था? भाटी राजा भूपत। और इन्होंने इसका निर्माण कराया था इस किले का। कब? लगभग 295 ईस्वी में। लगभग, कंफर्म समय नहीं है, लेकिन लगभग माना जाता है 295 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। ठीक है। और इस भाटी राजा भूपत का पिता का नाम था भट्टी या भाटी, और इसी कारण भट्टी या भाटी के नाम पर ही इस किले का नाम क्या रखा था? भटनेर। क्या नाम रखा था? भटनेर। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला 32। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गाना तो सुना होगा ना, ओ बाला बाला बाला। ठीक है। अब बाला, वो वाला बाला अलग है, उसके तो बाल नहीं थे। ये बाला जो है ये है कुंवारा। क्या है? कुंवारा, यानी कि जिसकी लुगाई ना हो, शादी ना हुई हो, ठीक है, जिसकी अभी चढ़ाई ना हुई हो, वो आपका बाला कहलाता है। तो भाई ये जो बाला किला है इसी को हम बावनगढ़ का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बावनगढ़ का किला या बावनगढ़ का लाडला भी कहते हैं। बावनगढ़ का लाडला भी इसे कहा जाता है। ठीक है। और क्या कहा जाता है इसको? कुंवारा किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंवारा किला। अब भाई देखो, जो किले हैं ना, ये तो आदमी होते हैं जो शादी वादी करते हैं। किले विले शादी वादी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि किले की भी कोई लुगाई होगी किलिन, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। कुंवारा किला उस किले को कहा जाता है जिस किले पर कभी भी चढ़ाई ना हुई हो। ठीक है। जैसे शादी से पहले आदमी और जो लुगाई है वो कुंवारे कुंवारी होते हैं, लेकिन जैसे ही आक्रमण हुआ एक दूसरे पर, फिर उसके बाद में तो ध्वस्त हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि उनका कुंवारापन क्या हो जाता है? खत्म। तो भैया बाला किला जो कि आपका कहां पर है? अलवर में। कहां पर है ये? अलवर में। ये ऐसा किला है जिस पर कभी भी आक्रमण नहीं हुआ, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? कुंवारा किला कहा जाता है। ठीक है। तो बाला किला राजस्थान के किस जिले में है? अलवर में। कहां पर है? अलवर में। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 33। सलीम सागर व सूरज कुंड, सलीम सागर वह सूरज कुंड तालाब किस दुर्ग में स्थित है? तो ये आपके बाला किला में। कौन से में है? बाला किला। और बाला किला कहां पर है? अलवर में। ठीक है। तारागढ़ 2 है, एक अजमेर में है, बूंदी में है। आमेर का किला कहां पर है? जयपुर में। और भानगढ़ का किला कहां पर है? अलवर में। लेकिन इसका सही आंसर कौन सा है? बाला किला अलवर। सलीम सागर और सूरज कुंड इसी किले में बने हुए हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो कुंभलगढ़ का जो किला है वो कहां पर है आपके? कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है। ये आपके कुंभलगढ़ का किला बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? दीवार की लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर है, 27 है, 32 है, 36 है। ठीक है। कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने कराया था। ठीक है साहब, राणा कुंभा ने करवा दिया। अब राणा कुंभा ने कुल कितने दुर्ग बनवाए थे मेवाड़ में? 32 दुर्ग बनवाए थे। कितने बनवाए थे? 32। तो 32 तो इसका ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन क्या होगा? 36 किलोमीटर। क्या होगा? 36 किलोमीटर। इस किले के चारों तरफ क्या बनी हुई है? किले का परकोटा बना हुआ है जो कि कितना लंबा है? 36 किलोमीटर लंबा है। इसी कारण इसे कहा जाता है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार। सबसे बड़ी दीवार किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ किले का जो परकोटा है या परदी है जो चारों तरफ बनी हुई है, उसे हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार, द सेकंड ग्रेट वॉल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, या फिर कहते हैं इसी को हम भारत की सबसे बड़ी दीवार। सबसे बड़ी दीवार, ठीक है, सबसे बड़ी दीवार। अब विश्व की तो दूसरी हो जाती है, पहली कौन सी है? चीन की दीवार। और चीन की दीवार के बाद में अगर पूरे विश्व में कोई सबसे लंबी या बड़ी दीवार मानी जाती है तो हमारे राजस्थान में
जिला है राजसमंद और वहां तहसील है कुंभलगढ़। और जो कुंभलगढ़ का किला है उसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर बनी हुई है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। ऊपर से भी सैटेलाइट से भी दिखाई देती है दीवार, ठीक है। चलिए, इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कहा जाता है, पहली चीन की दीवार है। और भारत की अगर बात करें तो भारत की तो इसे सबसे बड़ी दीवार माना जाता है। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। भारत की महानतम दीवार भी कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं इसको? भारत की महान दीवार या महानतम दीवार। महानतम दीवार, तीन तीन उपनाम हो गए इसके, ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार, भारत की सबसे बड़ी दीवार और भारत की महानतम दीवार कहा जाता है इसको, ठीक है। कुंभलगढ़ किले का जो परकोटा है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे ऊंचा अधिक किला कौन सा है? तो बताएं। देखें भाई, चित्तौड़गढ़ का किला है, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का भी ऊंचा है, मेसा पठार पर बना हुआ है, ठीक है। 1810 फीट की ऊंचाई पर या कहें 620 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ का किला। उसके बाद है फिर आए कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला भी वास्तव में ऊंचाई पर बना हुआ है, क्योंकि एक तो ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और खुद जो किला है कुंभलगढ़ का जो किला है ये काफी ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। इसी कारण सबसे जो ऊंचा किला माना जाता है वो कौन सा है? कुंभलगढ़ का। आमेर का, ये ज्यादातर जो किले हैं सारे पहाड़ियों पर बने हुए हैं, लेकिन जो सबसे ऊंचा किला है, ठीक है, जमीन स्तर से समुद्र तल से ऊंचाई अगर नाप करके देखते हैं तो सबसे ऊंचा किला कौन सा आता है आपका? कौन सा आता है? कुंभलगढ़ का किला। कौन सा है? कुंभलगढ़ का किला, ठीक है। चलो अगला आता है, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी यानी कि शिल्पकार कौन था? केशव दत्त, मंडन, चितवन, ककैया, ठीक है, या केकैया भी कह देते हैं इसको। केशव दत्त बिल्कुल नहीं है, मंडन नाम का तो हुआ था, चितवन भी नहीं है, केकैया भी नहीं है भैया। केकैया तो कहां का है? ये रणथंभौर का है। कहां का है? रणथंभौर दुर्ग का शिल्पकार कौन है? केकैया, ठीक है। मंडन, बिल्कुल खूब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी या शिल्पकार कौन है? मंडन, ठीक है। किसके शासन काल में हुआ करता था ये? राणा कुंभा के शासन काल में हुआ करता था। किसके शासन काल में? राणा कुंभा के शासन काल में हुआ करता था। कौन? आपका मंडन, ठीक है। तो दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ा जीके क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज है जिसका नाम रखा है 36 का आंकड़ा, आज इसकी पहली क्लास हुई। और आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसे रही, आपको पढ़ के कैसे लगा। एक बार कमेंट जरूर करके अपने जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, भावनाएं जो उछट के आ रही हैं, वो एक बार उनको नीचे लिख देना। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, वही टाइम होगा शाम को 9 बजे। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें। जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रेगुलर क्लासें चलने वाली हैं। धन्यवाद।